नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। तो मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक मची हुई है उसका आज 5वां दिन है। इस बीच आपको बता दें कि 16 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी हो गया है। डिप्टी स्पीकर ने ये नोटिस जारी किया है और साथ में कहा है कि 27 जून को 5:30 बजे तक आपको पेश होना है। इसके साथ ही लगातार जो मीटिंग का दौर है वो महाराष्ट्र में हो, गुवाहाटी में हो या फिर दिल्ली में हो, लगातार जारी है। चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे शिवसेना की बात कर ली जाए, लगातार शिव सैनिक भी मीटिंग कर रहे हैं शिवसेना भवन में। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि हम आग है, यानी कि शिवसेना आग है, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। इसके साथ ही आपको बता लें कि 16 विधायक जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, उसके अलावा भी जो विधायक है उनके सबके पास से सुरक्षा हटा ली गई है। और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर इनको कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार जो है वो शिवसेना के अधिकारी होंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें तमाम जो सियासी उठापटक है उसमें लगातार जो अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। तो डाल तो मैं पात की स्थिति पैदा हो गई है। इसी को लेकर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे परिचय आपका करवाती हूँ नीरज दीक्षित, जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। रचना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रचना के पास जाना चाहूंगी। रचना, तो डाल तो मैं पात स्थिति पैदा हो गई है। जी बिल्कुल सिटी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी घमासान को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बयानबाजी है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है वो सामने आ चुका है। 58 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसे शिवसेना की सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि एक गृह कलेश के तौर पे ये पूरी तरीके से तमाम मतलब जनता के बीच और देश के बीच इस तरीके से उभर जाएगा। और बयानबाजी की अगर बात करें तो संजय राउत ने जिस तरीके के तीखे प्रहार किए हैं कि उनकी पार्टी जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो आज है, तो आज से वो नाच खेले, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो वो नामर्द है। ये एक तरह से बहुत बड़ा बयान हो जाता है जब कोई नेता खुल के एक सामने वाले को इस तरीके से आरोप लगाए और बोले कि अगर पहले तो आपने देखा होगा कि नरमी से आजमाई गई चीज है कि अगर आप नरमी से मुंबई आ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं तो सारी चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, प्रक्रिया उसके बाद देखी जाएगी कि क्या होती है पार्टी से बातचीत करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से वो तमाम बागी विधायक अपनी बातों को नहीं मान रहे और आज सुबह जिस तरीके का तोड़फोड़ मुंबई में देखने को मिला है, जो एकनाथ शिंदे के एक विधायक है चयन, उनके घर पे ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, वहां पे तोड़फोड़ मचाया है उनके दफ्तर में जाके, उनके घर पे जाके। तो जिस तरीके की ये पूरी रणनीति बन रही है उस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी घमासान में आप देख सकती हैं कि बयानों का प्रहार जारी है। वो संजय राउत हो, एकनाथ शिंदे हो और वो उद्धव ठाकरे हो, चारों तरफ से जो है वो बयानबाजी जारी है। और इस बीच अब देखना होगा कि क्या जो उनके तमाम विधायक हैं जो उनके साथ हैं वो उनकी बात मान लेते हैं या वो इसी तरह बगावत पर उतरे रहेंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सुरक्षा वापस ले लेना, सुरक्षा वापस लेना ये कहाँ की समझदारी है? देखिए मैडम, ये तो सरकार का उनका अपना मसला है, सुरक्षा वापस लेनी किसको देनी। अब बहुत सी पार्टियां तो आजकल ऐसी आ गई हैं कि जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर सब कुछ ही बंद कर दिया है। आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, आप पार्टी ने तमाम वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। तो ये तो इनका पार्टी का मामला है, सरकार का मामला है। वो सरकार जो चाहे वो कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब राहुल गांधी सोनिया गांधी की जेड सिक्योरिटी वापस ले सकते हैं तो सरकार का मामला है, इसमें कोई मैं कुछ कह नहीं सकता। ये महाराष्ट्र सरकार का मामला है, उसका अधीन आता है। किनको सुरक्षा देनी है किनको नहीं देनी है वो उद्धव ठाकरे जाने, वहां की सरकार जाने, उनका अपना मसला है। तो रोल भी तो आप भी तो निभा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार में पूरी तरीके से। देखिए हम सहयोगी हैं, वहां पर हम शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको भी तो पता होती है वहां की। नहीं देखिए, मैंने कहा ना ये कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना कि सरकार का मसला है, किसको सिक्योरिटी देनी है किसको नहीं देनी है। सरकार का मन जब तक था कि उनको वो सिक्योरिटी चाहिए थी दे दी, अब सरकार को लगा होगा कि जरूरत तो नहीं है तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली। अचानक से ये सब कुछ अचानक ही तो हो रहा है। 2 साल 7 महीने के बाद आपने कल भी मुझे इस बात पे टोका था कि 2 साल 7 महीने बस हुई अटकी है कि 2 साल 7 महीने के बाद अचानक हिंदू तो भी याद आता है। 2 साल 7 महीने के बाद अचानक याद आता है कि कांग्रेस और एनसीपी गलत पार्टियां हैं। 2 साल 7 महीने के बाद अचानक याद आता है कि भाजपा के साथ सरकार बनानी है। तो सब कुछ अचानक ही तो हो रहा है ये।
तो ये भी अचानक ही हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं नीरज जी के पास आना चाहूंगी। नीरज जी, एकनाथ शिंदे ने तो इशारों इशारों में बता दिया है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो भड़काने का काम वो बीजेपी कर रही है क्या? बीजेपी कहां से भड़काने का काम करेगी? बीजेपी के पास भड़काने का काम नहीं है, बीजेपी के पास और भी काम है अपने देश में काम करने के लिए। उनके पास देश में अन्य मुद्दे भी हैं जो उनको जो एक सोने की चिड़िया भारत को बनाने का काम है बीजेपी ने ठाना है कि हम बनाकर ही रहेंगे, हमारा काम वो है। राज्य के विधायकों सांसदों को समझ में आ रहा है कि अगर देश के अंदर विकास करना है तो कौन सी पार्टी हमारा विकास करेगी, कौन सी पार्टी के साथ हमारा विकास नहीं होगा। देश के अंदर और राज्यों के अंदर एक जो विकास होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे परिवार का विकास हो। विकास उनका होना चाहिए जो जनता ने आपको चुन करके भेजा है। जनता ने उनको चुन करके इसलिए भेजा था कि हमारे राज्यों के अंदर, हमारे क्षेत्रों के अंदर जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। परंतु आने वाले समय में दिखा नहीं ऐसा कुछ कि कहीं विकास हो रहा हो। विकास अगर हो रहा था तो केवल वो एक अपने परिवारवादी पार्टियों का विकास हो रहा था। जैसा आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे जी ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे जी को विकास किया, शरद पवार जी ने अपनी बेटी का विकास किया, कांग्रेस अपने परिवारवादी सोच के साथ आगे चल रही है। परंतु एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि अपने देश के अंदर एक दिखा रही है कि हम हैं। जिस तरीके से एक आदिवासी क्षेत्र से आई हुई एक बेटी जो कि पुराने दिनों में जिसके पास एक खाने के लिए सही समय खाना नहीं हुआ करता था, ये डिबेट महाराष्ट्र पे है या किसी और चीज पे? हम देख रहे हैं कि राज्य के अंदर केवल आदिवासी बेटी, ये विकास, ये आदिवासी बेटी है, कहां से बीच में आ गए? और अगर परिवारवाद की बात मेरे भाई लाडले की नहीं है, छोटा नीरज भाई, नीरज जी मेरा छोटा भाई लगता है मुझे उम्र के हिसाब से, अगर इन्होंने बात की है परिवारवाद की, तो ये बताइए कि एक ही परिवार से तीन तीन सांसद भारतीय जनता पार्टी बनाती है। राजनाथ सिंह केंद्र में मंत्री है, राज्य में उनका बेटा मंत्री है, सिंधिया परिवार से। अरे कब आपको नहीं है कि परिवार से अरे सुनिए ना, चुनाव हार गया तो फिर अरे सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए ना, समृद्धि चुनाव के बाद हार, दूसरे चुनाव के बाद हार के बाद हार, श्रीमान आप लोगों में यही दिक्कत है, आप सुनना नहीं चाहते, आपको प्रॉब्लम यही लगती है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं वही बता रहा हूँ स्वीटी जी, एक परिवार से तीन सांसद भारतीय जनता पार्टी बनाती है, एक ही परिवार से सीएम, डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी बनाती है, एक ही परिवार से सीएम भी, कैबिनेट मिनिस्टर भी और राज्य में मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी बनवाती है। और यह कहते हैं कि योग्यता के आधार पर, मतलब भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाए वो योग्यता हो गई, और दूसरी चीजें बनाए वो योग्यता नहीं है, वो परिवारवाद है। मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ, उनकी बेटी के साथ जो सरेआम देशद्रोही पार्टी, पीपीपी जो इनकी पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, उनके साथ सरकार बनाती है तो वो देशभक्त पार्टी है, उनसे अलग बनाती है तो देशद्रोही हो जाते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? आज ये विकास का ढंढोरा पीट रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये किसका कर रहे हैं? अंबानी और अडानी, अंबानी और अडानी के परिवार का विकास हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है। बस ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिए। आप भी तो परिवारवाद चला रहे हैं, इनका कहना है। दुनिया में जग जाहिर है कि एक चुनाव कौन हारा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, दोबारा चुनाव हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तिबारा चुनाव हारे तो राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। स्मृति ईरानी कौन थी? अरे सुनिए, स्मृति ईरानी कौन थी? आपके टाइम में वो शांत होंगे, ये इनकी बौखलाहट है, ये इस तरीके से शांत नहीं होंगे। ये जिस तरीके से इनकी सरकारें अब विधायक इनसे टूट रहे हैं, इनसे नाराज हो रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट है। मैं इनकी बौखलाहट को समझ सकता हूँ। देखिए, तुम्हारे पाप का बड़ा गधा बच चुका भाई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम पहले अपने विकास के एजेंडे को तय करते हैं, अपने परिवार के एजेंडे को तय नहीं करते। हम पहले संगठन के अंदर उस जो भी हम जिसको भी मंत्री बनाते हैं, नेता संगठन के अंदर हमारा एक निश्चित तय इस लक्ष्य के तहत हमें महाराष्ट्र में नेता को मजबूतियां देनी है, तो इस लक्ष्य तक उसको लेकर के जाना है। अगर हम उसको बनाकर, अगर हम एक उससे संगठन, इन लोगों से डिबेट करना बेफिजूल होता है, इन लोगों के साथ बात करना गलत वैसे ही होता है। सुन लीजिए, महाराष्ट्र का मुद्दा है तो महाराष्ट्र का मुद्दा है ना। महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, तो रामदास अठावले के साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग क्यों कर रहे हैं?
क्या दोबारा पूछेगा, एक बार समझ में नहीं आया। जब आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सियासी उठापटक है उसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस के साथ रामदास अठावले मीटिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो हमारी सहयोगी पार्टी है, हम उसके साथ गठबंधन में है, और गठबंधन में होने के नाते हमारा फर्ज है, अगर मान लीजिए अगर जो भी विधायक वहां पे गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उनको हमने कोई फोर्सफुली वहां पे नहीं बैठाया है, वो अपने मर्जी से वहां पे गए हैं, अपने मर्जी से स्वेच्छा अधिकार होते हैं के नाते उन्होंने तय किया है कि हम अगर अपने एक जो विचारधारा हमारी एक बीजेपी के साथ है, हम उनके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने उद्धव सरकार को भी बोला है कि आप, उद्धव ठाकरे जी को भी बोला है कि आपसे हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, बस हमें इतना चाहिए कि आप हमारी विचारधारा जो हम जनता के साथ लेकर के गए थे कि हम एक अपने राज्य का भी विकास करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी बालक साहब की विचारधारा है, तो उसके साथ हम अपनी एक पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। अगर उनकी विचारधारा एक एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं मिलती, अगर वो बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा जो हम जनता के सामने हम लेकर के गए थे हम उसके साथ नहीं जाना चाहते, तो उद्धव जी क्यों मजबूरी में, किस मजबूरी के साथ एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं? हमें तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस और एनसीपी का कोई मन है उद्धव सरकार के साथ, परंतु ठीक है, लक्ष्मीकांत जी की कौन सी मजबूरी है उद्धव ठाकरे के साथ जो आप दोनों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? मजबूरी बता दीजिए लक्ष्मीकांत जी। स्वीटी जी देखिए, पहली बात तो एक भाई ने कही है ना कि भाजपा का कोई रोल नहीं है, ये कहता है कि वो जहां तक अब इनका रोल का जो अब सामने आ चुका है कि जब शिंदे साहब खुल कर एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं, अब ये तो एक तय हो चुका है ना कि नहीं, हमने नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए, वो स्वेच्छा से अपने आ रहे हैं विधायक। आपको कौन कह रहा है भाई? आपको तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो कहीं नहीं राग हुई। मैंने कहा शिंदे साहब ने कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब को कि भाजपा के साथ आइए तो हम आपके साथ रहेंगे। अब ये क्या मामला है? मंत्री वो आप पहले है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सुख सत्ता के सुख भोग रहे हैं। जाहिर तौर पर उनको अतिरिक्त धन की पेशकश, जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया है, ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। और दूसरी तरफ मैं एक बात और कह दूं कि उद्धव ठाकरे साहब ने पहले दिन इनको कहा था कि आप आइए, यही बात आकर के मेरे सामने बोल दीजिए कि मैं से महागाड़ी से बाहर निकल आऊंगा। तो क्यों नहीं वो लोग वापिस आए, क्यों नहीं आए? दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि वहां पर बंधक नहीं है, जो भी, अरे बंधक भाई इतने बड़े इस राज्य में आकर के ये तय करें। अरे सुन, अब आपकी जुबान को जो लगाम देंगे क्या थोड़ा बहुता? चुप रखेंगे थोड़ा बहुता क्या? सुन लीजिए, सुनना सीखिए। ये भाजपा वालों के पेट में दर्द रहना ही रहना है कुछ ना कुछ। देखिए स्वीटी जी, अब बात ये आती है कि जब ठाकरे साहब इन्होंने एक बात कही कि शिंदे साहब ने कहा कि भाजपा के साथ आइए, हम आपके साथ होंगे। ठाकरे साहब ने इनको खुला निमंत्रण दिया कि ठीक है, अब यही बात आकर के महाराष्ट्र में बोलिए, बॉम्बे में बोलिए, मेरे साथ आकर के बोल दीजिए। मैं उनके साथ छोड़ करके भाजपा के साथ आने पर विचार करूंगा। लेकिन आप ये भी तो देखिए, 3 दिन में उद्धव ठाकरे के 3 बयान सामने आ गए। पहले तो उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए ये बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, दूसरे दिन उन्होंने बोला कि फ्लोर टेस्ट साबित करूंगा, तीसरे दिन उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। तो 3 दिन में 3 बयान जो है उद्धव ठाकरे के सामने आए। अब आप सुन भी तो लीजिए ना, आप भी नीरज भाई की तरह मत करिए, मेरे को पहले जवाब देने दीजिए। ठाकरे साहब ने उनको पहले दिन यह बात कह दी थी कि आप आइए, मैं बात करूंगा और हम इससे महागाड़ी से बाहर निकलेंगे। संजय राउत का बयान भी आ चुका था कि महागाड़ी से हम गठबंधन कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो शिंदे साहब है, एकनाथ शिंदे, वो वापस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि शिंदे साहब को अच्छी तरह पता है कि जैसे ही महाराष्ट्र में ये विधायक जाएंगे, बॉम्बे में ये विधायक जाएंगे, वो सब के सब आजाद होंगे और आजाद होते ही वो एकनाथ शिंदे को छोड़ करके वापस उद्धव ठाकरे के साथ होंगे। इससे साबित होता है कि उनको बंधक बनाया हुआ है। जहां तक हस्ताक्षर की चिट्ठी की बात है, हस्ताक्षर तो आप खुद भी मार के किसी को दे सकते हैं। हस्ताक्षर का जो टैली होगा वो वहां विधानसभा में होगा, फ्लोर टेस्ट में ही होगा, लेकिन बहुमत तो वहां होगा, गुवाहाटी में थोड़ी बहुमत होगा। अब जहां तक की बात आती है गुवाहाटी की, शर्म की बात यह है स्वीटी जी कि आसाम के अंदर बाढ़ के हालात है, बाढ़ आई हुई है। मुख्यमंत्री महोदय बाढ़ को छोड़ करके वो जो होटल है, मैं नाम भूल गया, क्या शायद आपको याद हो, उस होटल के अंदर 2-2, 3-3 चक्कर लगा चुके हैं। मंत्री होटल में जा चुके हैं और बहाना क्या है कि बाहर से मेहमान होटल के चक्कर लगा रहे हैं। पूछ लेते हैं ना, अब पूछ लेते हैं। नीरज जी बताइए, असम के मुख्यमंत्री बाढ़ के हालात को छोड़ के क्यों बार बार होटल के चक्कर लगा रहे हैं? इसमें क्या गलत है? अगर मान लीजिए अगर एक पार्टी के ये तो एक प्रोटोकॉल भी होता है, अगर मेरे राज्य के अंदर कोई ऐसा गेस्ट आकर के मैं अपने घर पे हूँ
और मैं अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आया तो मैं उनसे आकर मिलूंगा नहीं क्या? अगर मैं उनसे एक मिल रहा हूँ तो इनको क्यों बौखलाहट हो रही है? एक हम अरे अपने घर में आग लगी है, अपने घर में आग लगी है और दूसरे के बैठ के बिरयानी खा रहे हो। बौखलाहट हो रही है कि राज्य के अंदर आकर के आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो विधायक आकर के राज्य के अंदर एक रूम के अंदर बैठ करके बात करें, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ अगर बैठ करके बात कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या बौखलाहट हो रही है? अरे किसने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ? मना तो नहीं रहे कि आप हमारे पास तो पता लग भीख तो नहीं मांग रहे ना, बोलो तो हकीकत सामने आ गई ना, हकीकत सामने आ गई ना कि भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ बात करें। मैं बोलता हूं तो आपको दिक्कत होती है। अरे सुनिए, जब आसान आपको दिक्कत होती है, देश के अंदर आजादी है, मानता हूँ आज के दिन ही आवाज दबाने का काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो वही काम आज आप भी कर रहे हैं। इंदिरा ने तो किया ना किया, भाजपा कर रही है। आपकी शुरू से विचारधारा रही है, परंतु अब वो टाइम रहा नहीं। जिस तरीके से आप चाहेंगे कि आवाज को दबा ले, विधायकों की आवाज को दबा ले, मंत्रियों की आवाज को दबा ले, इस तरीके से आने वाले टाइम में देश चलेगा नहीं। यहाँ पे सबको आजादी है और हर कोई अपनी अपनी बीजेपी का काम है भैया। देखिए, आप ये भाजपा का काम है कि शिंदे साहब आए तो उद्धव ठाकरे जी के साथ गुप्त कमरे में बातचीत करें, जोड़ तोड़ की बात करें। अगर वो विधायक आपसे नाराज है, अगर वो मानते हैं कि इस राज्य के अंदर परिवारवादी सोच से सरकारें चल रही थी, अगर वो नाराज होकर के आप वहां पे जाकर के अपनी बातों को खुल के बोल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर वो खुल करके बातों को रख पा रहे हैं, अपनी बातों को बता पा रहे हैं कि हमें फंड नहीं दिया जा रहा क्षेत्रों के अंदर। देखिए, वो जो विधायक जीत करके आए थे, वो उन्होंने जनता के सामने ये वादा नहीं किया था कि हम जाएंगे तो वहां पे बदले की भावना से काम करेंगे। उन्होंने ये वादा किया था कि हम फंड लेकर आएंगे, आपके जो भी क्षेत्रों के अंदर काम है हम उनको पूरा करेंगे। परंतु ठीक है नीरज जी, ठीक है, समझ रहे, ठीक है। मैं रचना का रुख करना चाहूंगी। रचना, आपको किसी से क्वेश्चन है दोनों गेस्ट में से? जी बिल्कुल। सबसे पहले स्वीटी, तो मैं आपको जरा जो उद्धव ठाकरे की जो कार्यसेना की मीटिंग हुई थी उसके मैं पूरे प्रस्ताव, जो 6 प्रस्ताव पास हुए हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने जो डिमांड रखी है, यानी जो प्रस्ताव रखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि बाला साहेब की जो सेना है यानी शिवसेना, वो सिर्फ बाला साहेब की रहेगी, उसके नाम पर किसी को इस्तेमाल करके अपनी पार्टी नहीं बनाने दिया जाएगा। और साथ ही दूसरे प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अगर एकनाथ शिंदे अपने पूरे बगाव पर उतर आते हैं तो उनसे पार्टी की जो नेता है, जो उनको मान्यता दी गई है, वो छीन ली जाएगी। उनका जो नेता का, उसमें शिवसेना में जो नेता बने हुए हैं, उनसे उनका वो पद छीन लिया जाएगा। और साथ ही तीसरे प्रस्ताव में यह कहा गया है कि उद्धव सरकार के पास पूरा अल्टीमेटम है कि वो वादी विधायकों के खिलाफ पूरी कार्रवाई कर सकती है, यानी कि उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। वही चौथे में यह कहा गया है कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व पर वो आगे भी आक्रामक रहेगी और किसी भी तरह के अगर हिंदुत्व के नाम पर, अगर धर्म के नाम पर कोई भी आगे प्रचंड तांडव करे, अगर उपद्रव मचाए, तो आगे उस पर अग्रेसिव मोड में अलर्ट रहेंगे और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। और वही पांचवें प्रस्ताव की बात करें तो उन्होंने पूरी तरीके से एहसास कर दिया है कि बाला साहेब की जो शिवसेना की जो पार्टी है, उसके नाम पर हम इसका प्रयोग नहीं करने देंगे। एकनाथ शिंदे को उससे दरकिनार कर दिया जाएगा। अगर वो आके मीटिंग नहीं करते हैं मुंबई में तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा। और साथ ही कोरोना काल में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सारी सिचुएशन को संभाला है, उसमें उनको सराहनीयता का मतलब उसके लिए धन्यवाद दिया गया उन्हें। तो ये 6 प्रस्ताव जो है वो पास कर दिए गए हैं कार्यकारिणी मीटिंग में। और उसके साथ ही संजय राउत है, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, इन तमाम वादी विधायकों पर और साथ ही एकनाथ शिंदे पर पूरी गर्मजोशी के साथ बयानबाजी का प्रहार कर रहे हैं। और साथ ही इसी बीच जिस तरह के दंगे और तोड़फोड़ सुबह में जयंत के यानी एकनाथ शिंदे के जो विधायक है उनके घर पे देखने को मिला, उसके बाद से जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायक दीपक के सरकार है, उन्होंने कह दिया है कि हम मुंबई वापस नहीं आएंगे। अगर हम मुंबई वापस आए तो दंगे भड़क सकते हैं, जो भी तोड़फोड़ हुई है वो आगे भी शिवसेना जो है वो करा सकती है। तो देखना होगा स्थिति कि क्या तमाम वादी विधायक इस तरीके से अपने बगावत पर उतरे रहेंगे, अडिग रहेंगे, या फिर वो मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, तोड़फोड़ कहाँ की समझदारी है? जी देखिए, तोड़फोड़ कहीं की समझदारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। सुनिए ना, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी यही तो करती आई है हमेशा, आग लगाओ, लोगों को लड़वाओ, हमले करवाओ। अब जहां तक अब उन्होंने कहा जैसे को तैसा, अब शिवसेना जैसे को तैसा कर रही है।
भाई कल तक आप करते थे, आज शिवसेना कर रही है। दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिसके परिवार पर हमला हो, जिसके मुखिया पर हमला हो, जिसके अब उनकी भावनाएं ठाकरे साहब के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ है, बाला साहब के साथ है, वो अपनी भावनाएं हैं, सरकार कंट्रोल करने का काम कर रही है, धारा 144 वहां पर लगाई गई है, लेकिन एकदम से क्या सिचुएशन हैंडल हो सकती है? अब वो लोगों की भावनाएं हैं, वो जाएंगी। अब दूसरी बात एक आती है स्वीटी जी, बड़ी अच्छी बात निकल कर आई है, एक नाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से दिक्कत है, उद्धव ठाकरे से दिक्कत है, और बाला साहब का नाम चाहिए। अरे भाई शिंदे साहब, जब आप में इतना दम है, आप शिवसेना के खुद ठेकेदार हो, आपके नाम में इतनी ताकत है, तो बाला साहब का नाम क्यों प्रयोग करते हो? अपने नाम पर वोट मांगो। क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की राह पे चल रहे थे। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेती हूँ नीरज जी से। नीरज जी, दंगे फसाने का काम आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में। स्वीटी जी, एक बात और मेरी रहेगी, उसके बाद नीरज जी नीरज भाई अरे 1 मिनट नीरज भाई, अभी एक क्वेश्चन आया था, इन साहब ने अभी कहा कि बाढ़, आपने पूछा बाढ़ के हालात छोड़ करके वो होटल में क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस राज्य में बाढ़ आई है वहां का मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाता नहीं है, और वो जाता होटल में मीटिंगें करता है। मैं नीरज भाई से पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर पे हमला हो जाए आपके, तो आप पड़ोसियों को बुलाकर क्या बिरयानी खिलाओगे या अपने घर के हालात को सुधारोगे? एक बात इन्होंने और कही है, एक बात और कही है, एक एक करके पूछ लेते हैं, बस एक एक करके। नीरज जी, बिरयानी खिलाएंगे आप, उधर बाढ़ आई है। मैं बताता हूँ, आज का दिन सभी को याद है किस तरह आपातकाल देश के अंदर लगाई गई थी। अरे आज के दिन, आज का दिन याद है, आज के दिन से क्या मांग रहे हो तुम? अरे आप बात महाराष्ट्र की है, आज के दिन की हो रही है। आपने अरे क्यों नहीं डिबेट को डाइवर्ट क्यों करते हो? विधायक, और अगर वो किसी डिबेट को डाइवर्ट क्यों करते हो? गुरु के नाम पे अपनी पार्टी का नाम रखना चाहता है, डिबेट को डाइवर्ट क्यों करते हो? आप किसी को रोक रहे हैं कि नहीं आप इसका नाम यूज नहीं कर सकते? टॉपिक पे रहिए नीरज जी, बिरयानी क्यों खिला रहे हैं आप बाढ़ को छोड़ के? टॉपिक पे रहिए। हाँ जी, टॉपिक पे रहिए, बिरयानी क्यों खिला रहे हैं आप बाढ़ को छोड़ के? हमने किसको बिरयानी खिलाई जी? और बिरयानी खाने खिलाने का तो हक हर किसी को है। अगर कोई बिरयानी खाना चाहता है, अगर मेरे घर पे कोई मेहमान नवाजी में खाना चाहता है, तो हम उसको मेरी बिरयानी बिल्कुल खिलाएंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ गलत है। अपने घर में आग लगी है, अपने घर में आग लगी है, आसाम में बाढ़ आई हुई है, भटकेंगे, आसाम में बाढ़ आई हुई है। इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दे रह गए हैं, बिरयानी खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। इनके अंदर आज की डेट में डेवलपमेंट के ऊपर बात करने की कोई हिम्मत नहीं है। डेवलपमेंट में डिबेट करो ना, अरे डेवलपमेंट में डिबेट करो ना, डेवलपमेंट में डिबेट करो ना, डेवलपमेंट अपने करने से कुछ बात बनेगी। टाटा करे जा रहे हो। बताता हूँ, इनको दिक्कत है कि बाला साहब का नाम वो पार्टी पे क्यों रख रहे हैं, क्यों नहीं रख सकते? आखिर वो चेले, अगर मेरी मर्जी हो। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए लक्ष्मीकांत जी, बोलिए नीरज जी। अगर वो मेरे गुरु हैं और मैं अगर उनके नाम पर क्या अगर रखना चाहता हूं, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? अगर मैं बाला साहब को अपना गुरु मानता हूं, तो इसमें तो शिवसेना को खुश होना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे एक और पार्टी राज्य के अंदर आएगी। परंतु इसमें इनको दिक्कत क्या है? ये क्यों आखिर चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ एक ही परिवार के ऊपर एक ही जन का टैग रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफत करता हूं और इनको ये चीज समझनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे जो थे वो समाज के लिए थे, वो किसी परिवार के लिए नहीं थे। हाँ जी, नई पार्टी से दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उद्धव ठाकरे को है, जो उनके बेटे हैं। और भैया मेरे बात सीधी सी है, जिस परिवार से आप, जिस परिवार के बच्चों से, देखिए परिवार के बच्चों से दिक्कत है। आपको याद होगा 1996 में अटल जी ने एक बात कही थी कि अटल बिहारी सबको पसंद है लेकिन भाजपा पसंद नहीं है। वही बात होगी ना कि बाला साहब पसंद नहीं, बाला साहब पसंद है लेकिन बाला साहब का परिवार पसंद नहीं है, उनको लाइन पे लगाना है। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ बेटी जी, आप मुख्य बात इसमें रह गई है जो मैं कहना चाहता था। एक बात आई थी कि एक नाथ शिंदे कहते हैं, ये भाई भी कहते हैं ना, अभी इन्होंने कहा था कि वो तो हिंदुत्व के लिए, बीजेपी की विचारधारा के लिए, इसलिए वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। और बीच में ये गलती से एक बात बोल गए, ये बीजेपी वालों को ना अपनी कहीं बात याद नहीं रहती। इन्होंने एक बात कही कि उनको फंड नहीं मिल रहे थे, उनको महत्व नहीं मिल रहा था, उनकी पूछ नहीं हो रही थी। यार एक इश्यू में तो आ जाओ, उन्होंने ये बात कही नहीं। शिंदे साहब ना फंड की बात करते हैं, ना वो पूछ की बात करते हैं, ना कोई और बात करते हैं। शिंदे साहब तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। फंड की बात कहाँ से आ गई, पूछने की बात कहाँ से आ गई? लेकिन लक्ष्मी जी, स्वीटी जी, सबने कही है ना वो बात। स्वीटी जी, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है
कि अगर उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ आ जाए तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। फिर फंड कहां से आ जाएंगे, फिर पूछ कहां से आ जाएगी। फिर भाजपा के साथ ही उनको जाना था तो उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? तो वो क्यों चले गए? उनको कांग्रेस से प्रॉब्लम क्या है? अरे सुनिए ना, जवाब दे पाएंगे ना इसका? तो स्वीटी जी मैं वही बता रहा हूं, अगर उनको कांग्रेस और एनसीपी से प्रॉब्लम थी, जिस वक्त मैंने कल भी यही प्रश्न किया, यही बात कही थी कि अगर उनको दिक्कत थी एनसीपी से, दिक्कत कांग्रेस से थी, तो जिस वक्त उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के, और एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे बनाना, तो उसी वक्त मना करते ना कि उद्धव ठाकरे साहब आपने जाना है कांग्रेस के साथ जाओ, आप एनसीपी के साथ जाओ, लेकिन हम उस सरकार में शामिल नहीं होंगे। तब तो मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का पता नहीं था। तब उनको शायद पता नहीं था, क्या उनकी पता बात नहीं नहीं था? की जाएगी, प्रायोरिटी में एनसीपी और कांग्रेस रखा जाएगा ना। अरे स्वीटी जी, अपने घर के इंसान को आप बाहर रख दे रहे हो, 1.5 घंटे तक मिलने नहीं दे रहे घर के मुखिया से, और वही एनसीपी कांग्रेस को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो किसी को भी दिल में चोट लगेगी। खैर स्वीटी जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात पहले। देखिए मैंने कहा ना, अभी भी एक बात बीच में अटक जाती है, आप सबकी आकर के अटक जाती है। शिंदे साहब कहते हैं भाजपा के साथ हम चले जाएं तो हमें ना फंड चाहिए, ना हमें ये ना हमें पूछ चाहिए, ना हमें ये पता करना कि हमारे साथ बाहर कौन है अंदर कौन है, सिर्फ एक शर्त है कि भाजपा के साथ चले जाओ। ये कौन सा खेल है? इसका जवाब कौन देगा? तो यही तो आपको जानना है कि आखिर वो भाजपा के साथ जाना क्यों चाहते हैं? एनसीपी और कांग्रेस को दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मंत्री पद वो 2 साल 7 महीने से लिए बैठे हैं, सरकार में सुख भोग रहे हैं, अब उनको नगद चाहिए तो भारतीय नहीं बता रहे ना। अरे अब हटाए ना, अब हटे ना, अब तक तो थे, अब उनको नगद धन मिलता है, क्रॉस वोट करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो उनको तो अतिरिक्त लाभ के लिए जा रहे हैं बीजेपी के पास, वो उनको फालतू का लाभ मिल रहा है, इसलिए जा रहे हैं बीजेपी के पास ना। अब कांग्रेस और एनसीपी उनको नगद तो दे नहीं सकती। बीजेपी लालच दे रही है, बिल्कुल लालच नहीं दे रही, कैश पेमेंट की 100% की जा रही है, क्या दिक्कत है इसमें? आपने देखे हैं कैश पेमेंट? अरे देखता मेरे सामने थोड़ी देता, आपके सामने दिया था कभी क्या? लेकिन लेन देन होता नहीं क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि कैश पेमेंट के चेक देखा है, यूपीआई ट्रांजेक्शन क्या देखी है आपने? और क्या होता है, और क्या चाहिए उनको? पूछिए, आप बता दीजिए क्या चाहिए उनको। नहीं, आप ये बता दीजिए ना, आपने कैश पेमेंट की ट्रांजेक्शन देखी है, स्लिप देखा है, क्या देखा है? स्वीटी जी, अगर मैं इस काबिल होता कि मेरे सामने कैश दिया जाता तो सारा मामला मैं सुलटा लेता। मैं कुरुक्षेत्र में नहीं होता, हरियाणा में नहीं होता, मैं महाराष्ट्र में होता। ठीक है ना, जवाब ले लेते ना। अब नीरज जी, लालच दे रहे हैं आप लोगों ने भड़काया है लालच के जरिए। डर भी है, लालच भी है, दोनों बातें हैं। ईडी की बातों से पता लग रहा है। इस तरीके से ये बार-बार कह रहे हैं कि आप उद्धव जी के पास आइए। ठीक है, देखिए ये किस तरीके से खुद ही बोल रहे हैं कि उद्धव जी के पास आए, शिंदे साहब अकेले कमरे में बैठ के बातचीत करें। क्यों बोल रहे हैं ये? इसीलिए बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जोड़ तोड़ करके उनको लालच दिया जाएगा कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, और इस तरीके से हम सरकार में वापस आ जाएंगे। ये इनकी बौखलाहट है, ये इसी तरीके से समझ पाएंगे। आखिर आज की डेट में हमने कोई लालच नहीं दिया है, वो अपने मर्जी से वो लोग अपने, जब शिवसेना अपने विचारधारा, ये क्यों नहीं बोल पा रहे ऑन कैमरा कि जो शिवसेना के विधायक नाराज है वो इसलिए नाराज है क्योंकि साधुओं का अटैक हुआ था। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि कंगना रनौत ने जब हिंदुत्ववादी पे बात की? सुनिए ना नीरज जी, आपने लालच नहीं दिए तो बीजेपी शासित राज्यों में जाके क्यों बैठे हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ उनके जो विधायक हैं? देखिए वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, और हम मेहमान नवाजी अगर हमें करने का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल करेंगे। अब इसमें गलत क्या है? आखिर आज आप, मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जितने विधायक वहां पे बैठे हुए हैं सभी के घर के बाहर क्योंकि यही कारण है कि वो गुवाहाटी के अंदर जाके बैठे हैं कि अगर वो राज्य के अंदर होते तो आज की डेट में वो सेफ नहीं होते। उन्होंने बोला कि साहब हम यहाँ पे सेफ नहीं है, आप हमें यहाँ से साइड कीजिए तभी हम उसके बाद सेफ होंगे। हम अपनी आजादी की बात नहीं बोल पाएंगे। जिस तरीके से आपातकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी व अन्य नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था, उसी तरीके से इन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाता। यही कारण है कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मांग रखी कि साहब हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और केंद्र के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भी नेता के ऊपर कोई भी दिक्कत होती है
तो हम उसकी रक्षा करें, और रक्षा के नाते हमने उनको गुवाहाटी भेजा है, तो इसमें गलत क्या है? आखिर आज ये अपने राज्य के अंदर अपने विधायकों के घर की रखवाली नहीं कर पा रहे, तो ये किस तरीके, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये विधायकों की व मंत्रियों की रक्षा कर पाते? यही कारण है। ठीक है, देखिए, इन लोगों को खुद से समझना होगा कि जब तक हमारे राज्य के अंदर हम अपने जो जबरदस्ती थोपने वाली चीजें हम जब तक हमको खत्म नहीं करेंगे, जब तक इस देश के अंदर कोई भी जो भी नेता है या जनता के नागरिक हैं, वो लोग सेफ नहीं रहेंगे। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो भी जनता का प्रतिनिधि जीत कर आता है, उसको अपनी स्वेच्छा से राजनीति करने की इच्छा होती है, और वो अगर अपनी राजनीति अपनी इच्छा से करना चाहता है तो उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है कि आप लोग यहाँ आइए और यहीं पे बैठ के बातचीत करिए। लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, दो बातें सामने आई हैं। एक तो मेरे भाई ने खुद मान लिया कि इन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से प्रार्थना की कि साहब हमें अपने पास बुला लीजिए। ये इन्होंने मान लिया, ऑन कैमरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से इन विधायकों ने खुद कहा है कि आप हमें शरण दीजिए, हमें बुलाइए और हमें अपने पास रखिए। तो एक बात तो ये, अरे इसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए मैं अपने आप को सेफ नहीं, अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ ना, अब चुप हो जाओ ना, सुन लीजिए उनकी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप बोल चुके, आखिरी के 2 मिनट लिए लास्ट से। हाँ, बीजेपी को, उन्होंने बीजेपी से विनती करी है कि साहब हमें बचा लो, हम तो मर जाएंगे, हमें तो खत्म कर दिया जाएगा। चलो ये बात मान ली नीरज की, उनको खतरा था, और भाजपा ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, आओ हमारी छाती से लगो, हम आपको मोहब्बत करेंगे, आपको प्यार देंगे और आपको फलेंगे फूलने का मौका देंगे। ये आ गया। दूसरी बात मेरे भाई ने एक और कही है कि महाराज वो उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे तो उद्धव ठाकरे उनको लालच दे देंगे, वो उद्धव ठाकरे उनको मुख्यमंत्री का लालच देंगे। तो ये हेमंत बिस्वा जो बार बार होटल जा रहे हैं, ये भी लालच दे रहे हैं जाके वहां। ये भी बता दे साथ ही साथ, वो किस लिए, मतलब अपने घर में बात करने में तो लालच हो गया, और गैर के घर में जाके वो लालच नहीं है, वो प्रेम मोहब्बत हो गई। और दूसरी बात नीरज भाई, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, जहां भाजपा की सरकार हो, यार आप इतने बच्चे लोग हो, इतना प्यार करते हो सबसे, जो आपसे नफरत करता हूं उससे मोहब्बत करते हो, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आजकल छुट्टियां है कोर्ट की मेरी, तो मुझे थोड़े दिन बुला लो, हम भी कुछ 10-12 लोग आए, आपकी जहां सरकार है वहां बुला लो, हमारी मेहमानबाजी कर दीजिए, हमारी भी कर दीजिए कि कांग्रेस के अंदर आप लोग सेफ नहीं है। अरे मैं मेहमानबाजी की बात कर रहा हूँ। टाइम की कमी, हमारे पास वक्त की कमी है। रचना, कैसे साबित कर पाएंगे एकनाथ शिंदे अपना फ्लोर टेस्ट अगर 16 विधायक जो है अयोग्य साबित हो गए तो? देखिए ये उनकी राजनीति है जिस तरीके से। रचना सीडी, ये बेहद मुश्किल है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के विधायक जो है बगावत पर उतरे हैं, उसके बाद भी जो ठाकरे हैं वो अपने प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद से पहले तो नरमी से और अब इसके बाद गर्मी से वो पेश आए हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हुए हैं, उपद्रवी जिस तरीके से तोड़ कर रहे हैं विधायकों के घर में जाके, और एक तरह से बयानबाजी जो कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर हो रही है, इस तरीके से संजय राउत को, उद्धव ठाकरे और शरद पवार हो, कि वो मान जाए, वरना उनके साथ जो होगा वो ठीक नहीं होगा। तो देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि क्या जो एकनाथ शिंदे हैं वो उसी तरीके से मजबूती के साथ दावा पेश करते रहेंगे, क्योंकि जो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी जाहिर किया था। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत शर्मा आपका भी, नीरज आपका भी, और रचना सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि जो कल तक 38 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे थे, अगर 16 विधायक अयोग्य साबित हो गए तो इसके बाद से क्या एकनाथ शिंदे अपना फ्लोर टेस्ट साबित कर पाएंगे, या उद्धव का पालड़ा जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके बीच हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी धारा 144 लग चुकी है। अब तो ये वक्त बताएगा कि महाराष्ट्र की सरकार की जो करवट है वो किस और रुख करती है। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ भारत के साथ।